नमस्कार। आकाशवाणी रांची के समाचार सेवा प्रभाग की ओर से मैं पूनम करकेट्टा आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे स्टूडियो में। और सबसे पहले आप सभी को आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई। आज के दिन हमारे स्टूडियो में श्री प्रमोद कुमार सिंह उर्फ स्वामी मुक्त रथ अध्यक्ष सत्यानंद योग मिशन रांची और श्री मनीष कुमार असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल ऑफ योग रांची यूनिवर्सिटी हाजिर हैं। तो आप दोनों का, स्वामी जी और मनीष जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं, आज लोगों में बहुत उत्साह है योग को लेकर। योग आदिकाल से भारत की देन रही है, ये हम सभी जान रहे हैं, और विश्व ने इसको एक दिन ठहराया इसके लिए 21 जून जो 2015 से मनाया जाता रहा है। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। और 21 जून 2015 को नई दिल्ली के राजपथ पर 35,985 लोगों ने एक साथ योगाभ्यास किया था, जिसमें भारत के अलावा 84 देशों के नागरिक भी थे। यह हमारे लिए बड़े ही गौरव और बड़े ही सम्मान की बात है। तो आज योग दिवस के अवसर पर हमारे स्टूडियो में योग विशेषज्ञ हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। स्वामी जी, आपसे पहला सवाल है, योग क्या है? लोग जानना चाहते हैं। योग के बारे में हमारी जो प्राचीन मान्यता है और जो शास्त्र कहता है, वह कहता है कि योग आत्मा और परमात्मा का मिलन है। योग से जीवात्मा का परमात्मा के साथ एकाकार होता है। परंतु हमारे योगियों में जो सिद्ध योगी रहे हैं और योग के क्षेत्र में जिनका एक बहुत बड़ा स्थान रहा है पूरे विश्व पटल पर, स्वामी सत्यानंद सरस्वती का, उन्होंने कहा कि योग शरीर, मन और भावनाओं को जोड़ने की एक विधा है ताकि मनुष्य हर प्रकार से स्वास्थ्य लाभ करे। जी मनीष जी, ये बताइए, योग, प्राणायाम, आसन और ध्यान के बीच बुनियादी अंतर क्या हो सकते हैं? योग एक बहुत ही बृहत, जैसा कि स्वामी जी ने कहा जी, कि योग आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की विधा है जी, जिसमें आसन, प्राणायाम और ध्यान उसके एक अंग है जी। आसन का प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ता है जी, और प्राणायाम से हमारे जो प्राण ऊर्जा जो शरीर की है उसको नियंत्रित किया जाता है और उसका प्रभाव हमारे मन पे जी। और ध्यान के माध्यम से हम चित्त के वृत्तियों का निरोध करते हैं और जो इसके जो उच्च उद्देश्य हैं, जिसमें कि आत्मा से परमात्मा का मिलन, जिसको समाधि कहते हैं जी, वो प्राप्त करने के लिए ध्यान का अभ्यास जी। स्वामी जी, इससे क्या क्या लोगों को फायदा हो सकता है जिसने अगर अभी योग शुरू नहीं किया है? कई बार लोग सोचते हैं कि हमारी उम्र, योग करने के लिए हमारी उम्र अभी बहुत कम है। जी जी, लोग अक्सर ऐसा सोचते हैं, खास करके जो हमारी युवा पीढ़ी है, वो कहते हैं कुछ और उम्र हो जाए फिर हम योगा करेंगे, अभी उम्र नहीं है। तो इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगी। इस 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हमने अभी उच्च न्यायालय में और डीएवी के कुछ संस्थानों में भी इसी बात को उजागर किया कि 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। परंतु योग के प्रति जो भारतवर्ष में लगाव होना चाहिए युवाओं का, उसमें बहुत कमी देखी जा रही है जी। हमें बच्चों से ही योग का एक आदत उन लोगों में डालना पड़ेगा। यदि देखा जाए तो योग हर प्रकार से हमारी मदद करता है जी। यह न केवल शरीर को, बल्कि योग तो शारीरिक वैसे भी नहीं है, योग तो पूर्ण रूपेण मानसिक है जी। इसकी जो साधनाएं हैं, इसमें यदि आसन के भी प्रयोग होते हैं तो वह सारे मानसिक हैं, वो मन की उच्च अवस्था के लिए किया जाता है जी। तो योग को करने का और जो आगे इसके लाभ के बारे में हम लोग बतलाएं, तो इस अभ्यास को करने के लिए हमें जैसे आसन, प्राणायाम और ध्यान और कई मुद्राओं को हम लोग करते हैं, और उससे हमें शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और हमारे सामाजिक मस्तिष्क पर, क्योंकि हम लोग आजकल यह भी देख रहे हैं कि मनुष्य का या बच्चों का सामाजिक स्तर जो मस्तिष्क का होना चाहिए वो कमजोर पड़ रहा है। हम सामाजिक नहीं हो रहे हैं, उसमें बहुत कमी देखी जा रही है। युवा बिल्कुल एकाकी हो रहे हैं जी। जबकि इस वर्ष का थीम भी वही है, वन अर्थ वन हेल्थ। प्रधानमंत्री जी ने रखा कि हमें संपूर्ण मानवता के लिए, बल्कि
पूरे पृथ्वी के स्वास्थ्य के बारे में हमें चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए। जी। तो ये कैसे संभव है? जब व्यक्ति मन से मजबूत होगा, जब व्यक्ति के इरादे सकारात्मक होंगे, तब जाकर के ये संभव हो पाएगा जी। कि हम दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें और फिर उनका भी स्वास्थ्य वर्धन होगा और दूसरों का भी स्वास्थ्य वर्धन होगा। और इस प्रकार से योग के इस वर्ष की थीम भी सिद्ध होंगे। जी जी। और इसी योग से ही विश्व भर में स्वास्थ्य को बिल्कुल। एक बूस्ट दिया जा सकता है। जी, जी, लोग जी। अपने शरीर को इस तरीके से शरीर का उपयोग करें कि शरीर खुद अपने आप को एक एक उसके जो अवयव हैं वो अपने आप को पुनर्जीवित करें, एक नई करें। ऊर्जा लाएं। जी जी बिल्कुल। कुछ लोग ये जानना चाहते हैं मनीष जी कि योगाभ्यास से असाध्य रोगों से मुक्ति मिल सकती है क्या? बिल्कुल। जी। योग का अगर नियमित अभ्यास किया जाए जी तो असाध्य रोगों से भी मुक्ति मिल सकती है। जी। क्योंकि योग केवल सिम्टम का, उसके लक्षण का इलाज नहीं करता है, जी इसके जड़ को समाप्त करता है। और जी। एक्चुअली में योग का जो उद्देश्य है वो रोगों को ठीक करना नहीं है, जी बल्कि स्वास्थ्य को जी। प्राप्त करना है, स्वास्थ्य को प्राप्त करना। जिसमें चाहे वो फिजिकल हो, चाहे मेंटल हो या स्पिरिचुअल, जी। ये पूरी तरह से जो सर्वांगीण स्वास्थ्य होता है, संपूर्ण स्वास्थ्य जिसको कहेंगे, वो स्वास्थ्य प्राप्त होता है योग से। और इसमें जब इसके अभ्यास को जो अलग अलग, जिसमें आसन, प्राणायाम, ध्यान, मंत्र वगैरह सब चीज का जब अभ्यास करते हैं तो उसका पूरे शरीर पे, पूरे स्वास्थ्य पे उसका असर होता है। जी लेकिन इसका अभ्यास जो अपनी लाइफ में उतारेंगे तभी इन चीजों को दूर कर पाएंगे। जी इसमें नियमित अभ्यास की आवश्यकता होती है। जी। कई बार लोगों को कहते सुना है, जैसे अगर उच्च रक्तचाप है, हाई बीपी है, या फिर शुगर है, या लो शुगर है, लो बीपी है, तो लोग कहते हैं कि योगाभ्यास से इससे, मतलब तुरंत तो नहीं, लेकिन अगर लगातार योगाभ्यास की ओर बढ़े तो इससे मुक्ति मिल सकती है। स्वामी जी, आपकी टिप्पणी। जी बिल्कुल मैडम, हम ये बताएं कि हमने योग के क्षेत्र में प्रारंभिक समय से ही 2 व्यक्ति पर जी और 2 डिजीज पर हमने शोध किया। जी उसके प्रभाव, उसके लक्षण को हमने जानना चाहा कि क्या हो सकता है। और 95-96 में एक हमारे दमा के पेशेंट थे, जी उनके ऊपर हमने जानना चाहा कि योग का क्या प्रभाव पड़ सकता है। जी बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर में पढ़ाई के बाद, योग के डीप अध्ययन के बाद, हमने सबसे पहले उस व्यक्ति पर शोध करने का एक प्रयास किया जी और बहुत जल्द मुझे सफलता मिली। जी। जिस दमा के बारे में, जिसको हम अस्थमा भी कहते हैं, जिसके बारे में हमारी मान्यता है और पूरे विश्व की मान्यता यही रही है कि दमा जाने वाली बीमारी नहीं है, यह जीवन के साथ चलते रहती है। जी, लोग ऐसे ही सोचते और हैं। ऐसे ही लोग सोचते हैं और कहावत भी कहते हैं कि दमा दम के ही साथ जाता है। लेकिन जब हमने उन व्यक्ति पर देखा तो ज्यादा नहीं, 3-4 महीने के योग के अभ्यासों से, जी। जिसमें हम लोगों ने उनको कुछ हठ योग के अभ्यास को कराया, कुछ राजयोग के अभ्यासों को कराया, आसन प्राणायाम वगैरह, और कुछ थोड़े से ध्यान के अभ्यास को हमने उनको कराया। और आप यकीन करें कि 5 महीने में ऐसा लगा जैसे कि दमा की बीमारी ही ठीक हो गई। जी वैसे दमा के रोगी जिनका 24 घंटे कंधे फूलते रहते थे, लंग्स उनका हलचल में बना रहता था, जी और बहुत सारे बड़े बड़े डॉक्टरों से वो थक चुके थे। जी उनकी आयु अभी देखा जाए तो 82 इयर्स के हैं और वो व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो कितनी एक अच्छी तो बात। दमा के बारे में जो हमने देखा वो बहुत बड़ा चीज है। दूसरा, एक डिप्रेशन का लड़का हमारे पास आया जो उस समय मैट्रिकुलेशन करके, और बिहार का टॉपर था, वो 2nd टॉपर था बिहार का, जी। नवोदय का छात्र था। उसके ऊपर हमने एक प्रयोग करना चाहा कि देखते हैं कि डिप्रेशन पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वह बच्चा फुल्ली डिप्रेस था। जी वो रात में जागता था और दिन में मोटा मोटी 12 बजे 1 बजे वो शैया त्याग करता था। आप सोच सकते हैं जितने भी साइकियाट्रिस्ट रांची के थे सब मोटा मोटी थक चुके थे। जी उसके बाद ईश्वर की कुछ प्रेरणा हमें वैसी मिली। हमने कहा कि दवाई छोड़ो, क्योंकि 2.5 साल से ऊपर उनकी दवाई चल रही थी। जी हम देखते हैं कि योग से क्या हो सकता है, और जरूर योग से कुछ न कुछ तो अच्छा होगा ही होगा। क्योंकि जो मेरा अध्ययन था मुंगेर में, वो हमारे दृढ़ इच्छा शक्ति को बहुत दृढ़ बना दिया। जी वो एक बहुत आश्चर्यजनक
परिणाम मुझे मिला कि वह बच्चा 1 सप्ताह में, जिनकी उम्र उस समय क्या होगी, 18 साल उम्र होगी, और वह लड़का पूरी तरह से 1 सप्ताह में उसका डिप्रेशन भागा, जो कि 2.5 साल से पीड़ित था। 1 सप्ताह में? 1 सप्ताह में जी। और 1 ही वर्ष के बाद उनकी पढ़ाई पुनः शुरू हुई जी। और मैं नाम नहीं बतलाना चाहूंगा, क्योंकि आज वह लड़का जो कि मानसिक बीमारी का शिकार था, आज वह मानसिक डॉक्टर जी। कितनी अच्छी बात। आज वो एक साइकोलॉजिस्ट है जी। तो इस प्रकार से हमने जो योग के प्रभाव को देखा है जी। विद्यार्थियों के ऊपर, रोगियों के ऊपर, कई प्रकार के मधुमेह रोगियों के ऊपर, दमा के रोगियों के ऊपर, मधुमेह में भी इसका काफी बहुत बड़ा रिजल्ट। जी। मैं तो आज भी यही कह रहा था अभी डीएवी गांधीनगर में कि यदि हम लोग 1970-72 में सचेत हो जाते तो आज भारत की स्थिति दुनिया में ये नहीं रहती कि दुनिया में मधुमेह में हम 1 नंबर पे हैं, जी। हृदय रोग में हम 1 नंबर पे हैं। ये विडंबना है हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि हमारे युवा जागृत नहीं हो पाए। उन्हें बहुत जागरूक होने की जरूरत है। उन्हें समझना होगा कि योग बहुत बड़ी विधि है। ये आपको शरीर और मन दोनों को तंदुरुस्त रखेगा, ये आपके पूरे परिवार को स्वस्थ रखेगा। जी। यदि एक बच्चे भी परिवार में हमारे योग में अच्छे होते हैं तो उनकी खुद की भलाई होगी, उनका पूरा परिवार सुखी रहेगा। क्योंकि डायबिटीज और हाइपरटेंशन जिस स्तर से बढ़ रहा है, दूसरी तरफ कैंसर भी बहुत बढ़ रहे हैं। जी। जी। आज से 20 साल पहले इतना कैंसर हम लोग सुनते नहीं थे। जी। 30 वर्ष पहले डायबिटीज, चूंकि आपकी भी उम्र अब लगभग उस स्तर पे आप हैं जो कि 30 साल पहले की जानकारी आपको जरूर अभी दिख रहा होगा कि 30 इयर्स पहले डायबिटीज के रोगी यदि 500 की संख्या में देखा जाए तो 1 आध मिलते थे। जी। अभी 500 व्यक्ति को जमा करते हैं तो कम से कम तो 100 डायबिटीज के रोगी मिले। जी। तो कितनी बड़ी बात है। इसका कारण क्या हमारा खान पान, हमारी दिनचर्या? जी, इसका कारण है कि हमने उन प्राचीन विधियों का हमेशा अनदेखा किया। जी। जो भारत योग की धरती है, उस धरती पर यदि मधुमेह के रोग बढ़ जाएं, हाइपरटेंशन बढ़ जाएं, हृदय रोग बढ़ जाएं, तो ये हमारी कमजोरी है। दुनिया ने हमारे इस योग विधा को लिया और वो लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं। उनके वैज्ञानिक योग पर कितने अनुसंधान कर रहे हैं इन 50 वर्षों में। जी। और हम लोग अभी भी पीछे हैं। तो निश्चित ही हमें उस तरफ झुकाव करना होगा, हमें हमारा झुकाव होना चाहिए ताकि हम उन योग को करके खुद को स्वस्थ बना सकें, परिवार को स्वस्थ बना सकें और तभी हम सुखी भी रहेंगे। जी। 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 मनीष जी, बहुत से लोग जो नए हैं, योग के बारे नहीं जानते हैं, कई बार उनको ऐसा लगता है कि योग और व्यायाम में क्या अंतर हो सकता है, इस पर आप प्रकाश डालें। जी, कई लोगों को लगता है कि योग भी एक व्यायाम ही है, एक्सरसाइज है। जी। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि यह हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। जी। और व्यायाम एक केवल फिजिकल एक्सरसाइज होता है जिसमें शरीर की मांसपेशियों की पुष्टि होती है, शरीर मजबूत होता है। जी। लेकिन उसका इम्पैक्ट कुछ हद तक तो मन पे पड़ता है, लेकिन संपूर्ण स्वास्थ्य पे उसका असर नहीं होता है। जी। लेकिन योग एक ऐसी विधा है जिससे हम संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन का जो उद्देश्य है, जो हमारे यहाँ बताया गया है, 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। जी। पुरुषार्थ चतुष्ट है, जिसमें मनुष्य का उद्देश्य बताया गया है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जी। ये 4 पुरुषार्थ मनुष्य को प्राप्त करना पड़ता है। जी। और इन सभी को जब तक हम प्राप्त नहीं करते हैं तो हमारा अधूरा रहता है जीवन। ये चारों चीजों को प्राप्त करने में योग ऐसी विधा है जो इन सब को प्राप्त करता है, क्योंकि योग के माध्यम से मोक्ष भी प्राप्त करते हैं। जी। योग के माध्यम से धर्म की प्राप्ति होती है, योग के माध्यम से अर्थ का भी लाभ होता है, जो कि आज आप देख भी रहे होंगे। जी। बहुत सारे लोग इसका इकोनॉमिक रूप से भी और आर्थिक रूप से उसका लाभ उठा भी रहे हैं। जी। तो ये संपूर्ण हमारे समृद्धि के लिए, स्वास्थ्य के लिए ये योग बहुत ही जरूरी है आज के समय में। जी। स्वामी जी, योगाभ्यास की सत्र की अवधि कितनी होनी चाहिए, लोग ये जानना चाहते हैं। कई बार कुछ लोग योगाभ्यास में अपने आप को इतना स्ट्रेच कर लेते हैं
नहीं, शुरुआत में नहीं भी कर पा रहे हैं तो जो उनके सामने टारगेट है तो बहुत स्ट्रेच कर लेते हैं। तो इसके बारे थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे, इस पर आप। बहुत बढ़िया प्रश्न है और इसका भी अनुभव मुझे है कि हमने 2 प्रकार से इस पर भी एक शोध किया जी। चूंकि मैं मुंगेर से जुड़ा हुआ हूं तो हमने यह जाना और बहुत अच्छे से अनुभव भी किया कि योग कोई तोड़ मरोड़ की विद्या नहीं है जी। और योग पूरी तरह से मानसिक विद्या है और यह हमारे शरीर को भी अच्छा रखता है, स्वस्थ रखता है, बलवान रखता है। जब हमने कुछ बच्चों के कंपटीशन के संदर्भ में अध्ययन किया जी। तो आपको जानकर के आश्चर्य भी होगा कि कुछ बच्चे की टीम जिसको हमने मुंगेर बिहार स्कूल ऑफ योगा के स्टाइल से योग कराया जी। समय लगता था, 1 घंटा उन्हें रोज योग कराते थे जी। एक बच्चों की टीम थी जो हठ पूर्वक बहुत जल्द चाहते थे कि हमारा हर आसन हो जाए जी। बच्चों में लालसा भी रहती है, वो चाहते हैं कि कंपटीशन में हम जल्दी तैयार हो जाएं। जी। यह सुन के आपको आश्चर्य लगेगा कि जो बच्चे हठ पूर्वक, जैसे कि धनुरासन है, जैसे कि पश्चिमोत्तानासन है, अर्धमत्स्येंद्र आसन है, उष्ट्रासन है, कुछ ऐसे कठिन कठिन आसन हैं जिसे करने के लिए बच्चे खूब जान प्राण लगाए। तो एक तो टीम वो थी जी। 5-7 बच्चों का था, कंपटीशन की भावना कंपटीशन की भावना थी लेकिन जो मेरा अनुभव कहता था वो अनुभव कहता था कि यदि ध्यान पूर्वक आसनों को किया जाए जी। तो उसमें हड्डियां और मांसपेशियां दोनों रिलैक्स होती हैं और जब रिलैक्स होगा तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी जल्दी बढ़ेगी जी। तो देखिए कितना अंतर है। एक बच्चे के मन में कड़ापन है, उस बच्चे के अंदर एक हठ है कि मैं जल्दी से बड़े बड़े एडवांस आसनों को करूं। दूसरी तरफ हमने बतलाया कि बिल्कुल मन को रिलैक्स करके तुम आसन को करो, एडवांस आसनों में थोड़ा समय लगेगा। और इस प्रकार से दोनों टीम में हमने पाया कि जो ध्यान से सजग होकर के आसन के अभ्यास को प्रतिदिन कर रहे थे उनकी फ्लेक्सिबिलिटी 2 गुनी ज्यादा थी जी। यदि एक बैच के बच्चे में 10 दिन समय लगता था एक आसन को परफेक्ट करने में तो जो ध्यान पूर्वक आसन कर रहा था उसे 5 दिन लग रहा था। ये बहुत भारी अंतर है, इसे भी समझना होगा हम लोगों को। बच्चों को यदि ध्यान के साथ आसन कराया जाए 6 महीने में बच्चे का हर एक योगासन परफेक्ट हो जाएगा और वह एडवांस आसनों को करने के लिए पूर्ण सक्षम हो जाएंगे। तो ध्यान के साथ योग को करना, योगासन को करना और हठ पूर्वक योगासन को करना ये ठीक वैसे ही है जैसे कि एक व्यक्ति व्यायाम कर रहा है और एक व्यक्ति योगासन कर रहा है जी। बिल्कुल ये अंतर है। बिल्कुल। स्वामी जी, आजकल जो कंपटीशन का ज़माना है, पढ़ाई में नौकरी पाने के लिए बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, तो ये जो बच्चे हैं या फिर जो युवा उम्मीदवार हैं उनको क्या योग से अपना टारगेट अचीव करने में, पाने में उनको मदद मिलेगी क्या? मैडम आप तो प्रबुद्ध हैं और हम लोग इस क्षेत्र में यदि देखें तो हम लोग क्यों ना उस प्राचीन सभ्यता और उन योगियों पर एक बार दृष्टिपात करें जी। हम लोग मानते हैं कि भारत अध्यात्म का देश है, भारत योग की धरती है, परंतु जब ऋषि मुनि ने दुनिया को योग दिया होगा आज से 500 साल पहले, 500 नहीं बल्कि 5000 वर्ष पहले, बिल्कुल बिल्कुल 5000, उस समय जो महर्षि पातंजलि का, बुद्ध का समय रहा होगा तो दुनिया में इतने इतने राष्ट्र में योग फैले हुए थे। इसलिए हम लोग यहाँ यह भी नहीं कह सकते हैं कि वो योग जो है किसी एक मत से संबंध रखता है, एक धर्म से संबंध रखता है। तो बहुत राष्ट्रों में योग गया था। अब बात आती है कि इतना महत्वपूर्ण होते हुए भी योग को कहीं न कहीं हम लोग अनदेखा के इसलिए वो डेवलप नहीं किया जी। अब उसी चीजों को हमारे वैज्ञानिक और हमारी सरकार और हम लोग मान तो रहे हैं कि 5000 वर्ष पहले भी भारत की जो वैज्ञानिक क्षमता थी वो भी उन्नत थी। ऐसा नहीं था कि विज्ञान में हम बहुत पीछे थे और उस समय में वैज्ञानिक नहीं होते थे, उस समय में जो वैज्ञानिक कहलाते थे वो योगी ही कहलाते थे। उसी पर आज के बच्चों को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि वो योगियों की क्या विधा थी जिसके चलते वो यहाँ बैठे हैं और दूर व्यक्ति को देख रहे हैं, एक टेलीपैथी के माध्यम से किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं। उनके मस्तिष्क की इतनी क्षमता थी जिस व्यक्ति के अंदर लाखों व्यक्ति को सुधारने की, संवारने की, व्यवस्थित करने की, रास्ते पे लाने की उस व्यक्ति में क्षमता होती थी। ये बहुत बड़ी बात थी। इसलिए विद्यार्थियों को ये जरूर सोचना पड़ेगा
कि जिस प्रकार से योगी ध्यान करके, प्राणायाम करके, योग की साधनाओं को करके अपने मन को स्थिर करते थे और बड़े बड़े आविष्कार कर लेते थे। यदि हमारे बच्चे आज भी योग के थोड़े से अभ्यासों को करना प्रारंभ करें, जो कंपटीशन में बच्चे इतना बेतहाशा भिड़े हुए हैं, उन्हें सफलता नहीं मिलती है, मैं समझता हूं कि उन्हें 15 मिनट ध्यान की आवश्यकता है। निश्चित ही उन्हें सफलता मिलेगी। केवल सफलता नहीं मिलेगी बल्कि उनके सोच में परिवर्तन हो सकता है। और ये भी कहते हैं लोग कि आजकल के जो बच्चे हैं, जो किशोर हैं, वो अपने विचारों पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं मैडम। हाँ, बिल्कुल सही बात है, अपने विचार पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आज देखिए, हम लोग तो अब कह रहे हैं कि उल्टी गंगा बह रही है जी। बच्चे जितने अभिभावक के अंदर अनुशासित रहते थे आज से 25-30 वर्ष पहले, आज उल्टी गंगा बह रही है। आज उनके अभिभावक बच्चों के अंदर चल रहे हैं। तो ये, इस पर हम लोगों को बहुत चिंतन करना होगा। जी जी। और अगला सवाल आपसे है मनीष जी। हमने जाना है कि योग की क्या देन है और इसके क्या फायदे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी योग बहुत आगे आ रहा है, उसको सम्मिलित किया जा रहा है। और कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें हमें योग को लाना चाहिए जिससे कि पूरे समाज को फायदा हो, आपसे जानना चाहूंगी। योग वैसे तो आज आप देख रहे हैं कि लगभग जितने भी आप देख रहे हैं, कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी, हर प्रकार से योग का उसका लाभ आपको मिलेगा। चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, या चिकित्सा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में इसका उपयोग होगा जी। और योग आज इसमें बहुत शोध भी हो रहे हैं जिससे कि इसकी और भी उपयोगिता वैज्ञानिक रूप से समाज के सामने आएगी कि इसको किस तरह से हर एक सर्वांगीण विकास में इसका उपयोग किया जा सकता है। जैसा कि इस बार का थीम भी है कि वन अर्थ वन हेल्थ जी। मतलब संपूर्ण वसुधा को ही, जैसे हम लोग वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, तो ये पूरा संपूर्ण वसुधा, पूरे विश्व को एक करने की विधा हमारा, इसमें सब चीज आ जाता है जी जी। कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है। बिल्कुल। और जैसे आपने खेल के बारे में जिक्र किया, तो बहुत सारे ऐसे एकाग्र मन से लक्ष्य हासिल करने वाले खेल हैं, चाहे वो तीरंदाजी हो गई, चाहे शूटिंग हो गई, हॉकी भी, क्रिकेट भी। तो इनके जो कैंडिडेट हैं, इनके जो खिलाड़ी हैं, उनको अगर योगाभ्यास भी कराया जाए अपने खेल के अलावा, तो निश्चित तौर पर भारत ओलंपिक्स में या जो भी राष्ट्रीय स्तर के खेल होते हैं उसमें और भी सफलता हासिल कर सकता है, ऐसा हमारा मानना है। बिल्कुल। इसको तो अब जैसा कि स्कूल से ही बच्चों में ही ये संस्कार डालने पड़े जी, जिससे कि उनको आगे चल करके भटकना ना पड़े। चाहे वो जिस भी फील्ड में जाएंगे, चाहे वो खेल के क्षेत्र में जाएं, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में जाएं, चाहे कला के क्षेत्र में जाएं, वो उस क्षेत्र में अपने सर्वोच्च जो उनका उद्देश्य है उस चीजों को वो प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उनको खुद पे जो नियंत्रण है वो प्राप्त होगा। अनुशासन सबसे बहुत जरूरी चीज है और योग का पहला सूत्र भी है अथ योगानुशासनम। तो ये बहुत जरूरी है कि इसको बच्चों में ही संस्कार रूप में डाले जाएं जी, जिससे कि उनको किसी भी फील्ड में जाना हो तो वो हर चीज में सफल होंगे जी। ये अलग से उनको कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जी जी। और ये किसी एक धर्म से रिलेटेड नहीं है, इसे कोई भी कर सकता है। बिल्कुल नहीं जी, क्योंकि कई बार लोगों के मन में ये भ्रांति होती है कि ये खास धर्म से जुड़ा हुआ है। हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसको तो आज क्या हम लोग स्वामी सत्यानंद जी जो योग के जनक माने जाते हैं इस काल के, जी जी, क्योंकि महर्षि पतंजलि के बाद यदि किन्हीं का नाम आता है तो स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी का आता है जी, जिन्होंने मुंगेर में बिहार स्कूल ऑफ योगा की स्थापना 1963 में किए थे जी। और उसके भी पूर्व उन्होंने जो दुनिया में जा करके जो अरब में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, यूरोप में, अफ्रीका में उन्होंने जा करके योग को सिखलाई नहीं बल्कि योग को इतना लोकप्रिय बना दिया कि वहाँ के लोग पागल हो उठे जी, कि नहीं भाई योग करना बहुत जरूरी है, यदि योग नहीं करेंगे तो आगे की जो आगे हम लोगों का भविष्य खराब हो जाएगा जी। तो उस समय तो कोई धर्म की बात कभी हुई ही नहीं योग के बारे में, कभी नहीं हुई, कभी नहीं हुई जी। और योग और जो एकाग्र चित्ता है, भारत के अलावा चीन ने भी बहुत पहले से समझा।
चीन ने भी एकाग्रचित्ता और इसके लिए जो उसने भी अपने जो आसन है उसने चीन ने भी दोनों स्तर पर काम किया, उन्होंने भी दोनों स्तर पर अध्ययन किया। योग का एक जो स्टैंडर्ड तरीका उन्होंने अपनाया कि ओलंपिक में हमें कैसे जाना है या जिम्नास्टिक में कैसे हमको आगे बढ़ना है, एक तो इस तरफ में। दूसरी तरफ उन्होंने मेडिटेशन के क्षेत्र में भी काम किया जी। उन्होंने बहुत सारा, अब नाम तो हम लोग थोड़ा भूलेंगे बोल रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे ऐसे नाम उन्होंने जो रखा है वो चाइना में बड़ा डेवलप किया जी। जी। और तिब्बत तो खैर था ही हमारा, जहाँ योग के बड़े बड़े लोग थे जी। तो एकाग्रचित्ता योग और जो आप जो लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं उसको आपका शरीर खुद ही हासिल करने के लिए एकाकार होकर आगे बढ़ता है। तो ये जो अपने शरीर को उस तरीके से ढालना वो योग से ही संभव है। ये हम जितनी जल्दी हम समझ लें, हम सभी को जितनी जल्दी समझ लें, उतना ही हमारा अपना भला होगा, हमारे अपने समाज का भला होगा, हमारे अपने लोगों का भला होगा। इसके अलावा स्वामी जी ये बताइए, लोग जानना चाहते हैं, जिन्होंने योग के बारे में बहुत नहीं जाना है वो जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा योग है या ऐसी कौन से ऐसे प्राणायाम के कौन से ऐसे तरीके हैं जो हर कोई कर सकता है, मतलब उसमें कोई उम्र का कोई भेद हो, ना फिर इस बीमारी से अगर ग्रस्त हैं तो नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं, ऐसी बंदिश कुछ नहीं। योग को हमारे योगियों ने उसी रूप में दिया भी है जी। बच्चों के लिए योग, युवाओं के लिए योग, वृद्धों के लिए योग, रोगियों के लिए योग, किसी प्रकार का बैरियर है व्यक्ति के साथ तो उन्हें कौन सा योग करना चाहिए। तो यहाँ तो मैडम यह स्पष्ट है कि योग की बहुत सारी विधियां हैं, उन विधियों में चयन करना पड़ता है कि किस व्यक्ति को किस विधियों से करके उन्हें लाभ होगा जी। तो एक लाइन में यही कहा जा सकता है कि योग हर परिस्थिति में, हर उम्र में, हर रोग में लाभदायक है। अब गुरु की आवश्यकता है, वो गुरु चयन करेंगे, उन्हें बतलाएंगे कि भाई तुम्हारे लिए फलाने फलाने योग हैं, ये आसन है, ये प्राणायाम है। क्योंकि मैं यहाँ स्पष्ट रूप से कह नहीं सकता जी। व्यक्ति की क्या परिस्थिति हो सकती है। जैसे कि बच्चे को प्राणायाम, सारे प्राणायाम नहीं करने चाहिए, हाई ब्लड प्रेशर वालों को भी सारे प्राणायाम नहीं करने चाहिए, उन्हें बहुत सूझबूझ के साथ एक योग गुरु के सानिध्य में पहले उनको जानना चाहिए कि क्या करना है मुझे जी। तो योग, चूंकि योग एक चिकित्सा पद्धति भी है, ठीक है, योग सर्वांगीण विकास का और आत्मा से परमात्मा के मिलन का एक बहुत बड़ा मार्ग है, परंतु जब हम थेरेपी में जाते हैं तो व्यक्ति के शारीरिक ढांचा, उनकी हड्डियों की रूपरेखा, किसका हड्डी कठोर है, किसकी हड्डी मुलायम है, किसकी उम्र क्या है, किन में कौन सी बीमारी है, क्योंकि बच्चे भी तो कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित रहते हैं। इसलिए यहाँ पर मैं कहूँगा कि हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व के लोगों को बहुत सूझबूझ से योग शिक्षकों का चयन करके पहले योग को अपने में सेट करना चाहिए, फिर योग को करना चाहिए जी। आपकी बात से ही एक बात और निकल कर आई है स्वामी जी कि योग शिक्षकों को उन्हें ढूंढना चाहिए। किस आधार पर ढूंढें? लोग कहते हैं हम सीखना चाहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा है कि हम किन के पास जाएं सीखने के लिए। तो ये गुरु का चयन कैसे करें या कैसे गुरु के पास जाएं? मैं कहूंगा कि निश्चित रूप से जनसंख्या बहुत है हमारे देश में, योग शिक्षकों की आज भी बहुत कमी है, लेकिन संस्थाएं कुछ हैं भारत में जो बड़े रिनाउंड संस्थाएं हैं। केवल बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर ही नहीं बल्कि और भी है, लोनावाला है, या बहुत सारे विवेकानंद योग शोध संस्थान हैं, जिन संस्थाओं में अब जाना तो पड़ेगा मैडम। तो योग को इतनी आसानी से हमें नहीं ले लेना चाहिए। तो आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए और आपने योग के बारे इतनी अच्छी जानकारी दी और हमारे सुनने वालों को इतना प्रेरित किया, उसके लिए आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप सभी सुन रहे थे, आज हमारे स्टूडियो में हाजिर थे योग के विशेषज्ञ श्री प्रमोद कुमार सिंह, जिन्हें हम स्वामी मुक्त रथ के नाम से जानते हैं, अध्यक्ष सत्यानंद योग मिशन रांची, और श्री मनीष कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल ऑफ योग रांची यूनिवर्सिटी। तो स्वामी जी और मनीष जी, आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, सबका मनोबल बढ़ाया और अपने योग के लिए प्रेरित किया और अपना इतना बहुमूल्य समय दिया। इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें आमंत्रित किया जनमानस को योग का सुझाव देने के लिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। हरिओम।